हाय गाइस, अबे हियर। तो आज के इस वीडियो में यार हम बात करने वाले हैं जोसा काउंसलिंग प्रोसीजर 2025 के बारे में। इस वीडियो में मैं आपको जोसा काउंसलिंग के बारे में A to Z इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। यानी अगर आपको इस काउंसलिंग के बारे में 0% नॉलेज है तो इस वीडियो को 100% देखने के बाद, एंड तक देखने के बाद मैं इस बात की गारंटी कर सकता हूं कि इस काउंसलिंग के बारे में आपको 100% नॉलेज हो जाएगा। जेईई मेन में एक अच्छे रैंक बस लेके आना ये डिसाइड नहीं कर देता कि आपको एक बेहतर कॉलेज मिल पाएगा या वो कॉलेज मिल पाएगा जो आप अपनी रैंक के अकॉर्डिंग डिजर्व करते हो, क्योंकि बहुत बार बच्चे ओवर कॉन्फिडेंस में आके कॉलेज सिलेक्शन में मिस्टेक कर देते हैं। लेकिन अगर आपको काउंसलिंग प्रोसीजर अच्छे से पता है तो आपकी रैंक जेईई मेन में भले ही कम हो लेकिन आप एक टॉप कॉलेज तक पहुंच सकते हो। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल के साथ जोसा काउंसलिंग प्रोसीजर डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। मैं आपको बताऊंगा कि जोसा काउंसलिंग क्या होती है, एक्चुअल में है क्या, ये एडमिशन प्रोसेस क्या होता है, कौन से बच्चे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, काउंसलिंग की डेट क्या है, प्रोसीजर क्या है, जो मॉक सीट अलॉटमेंट होता है वो क्या होता है, जो एक्चुअल सीट अलॉटमेंट होता है राउंड 1 से राउंड 5 तक। पहले 7 राउंड होते थे जोसा काउंसलिंग में, फिर 6 राउंड हो गए और अब लास्ट ईयर जो है तो 5 राउंड में ही काउंसलिंग हुई है। तो ये राउंड क्या होते हैं, किस राउंड का कितना इंपॉर्टेंस है, ऑनलाइन इंस्टीट्यूट रिपोर्टिंग क्या होती है, बिलिंगनेस कैसे सबमिट करते हैं जोसा के लिए, एंड डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड होते हैं, ऑनलाइन रिपोर्टिंग में क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, फिजिकल रिपोर्टिंग यानी इंस्टीट्यूट रिपोर्टिंग में सीट एक्सेप्टेंस फीस कितनी होती है, पार्शियल एडमिशन फीस क्या होती है, कितनी होती है, कब डिपॉजिट करनी होती है, एंड जोसा काउंसलिंग के बाद जो CSAB काउंसलिंग कंडक्ट करता है, सेंट्रल सीट एलोकेशन बोर्ड, वो काउंसलिंग क्या होती है। एक डिटेल्ड वीडियो है, एंड तक देखेंगे तो आई होप आपको पूरा प्रोसीजर डिटेल में समझ में आ जाएगा। जो बच्चे चैनल पे नहीं है उनसे एक ही रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिए क्योंकि काउंसलिंग के टाइम पे आपको बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस इस चैनल पे मिलेंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि जोसा काउंसलिंग प्रोसीजर है क्या एक्चुअल में। सो बेसिकली सिंपल लैंग्वेज में आप ये समझिए कि जैसे NTA होता है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। अब इसका क्या काम है? सो NTA बेसिकली एक एजेंसी है जो जेईई मेन का एग्जाम कंडक्ट करती है, उसका रिजल्ट डिक्लेयर करती है। इसी तरह जोसा यानी ज्वाइंट सीट एलोकेशन अथॉरिटी भी एक एजेंसी है जो IIT, NIT, IIIT, IIST शिवपुर एंड GFTI के लिए एडमिशन प्रोसेस कंडक्ट करता है। जोसा काउंसलिंग में 23 IIT, 31 NIT, IIST शिवपुर, 26 IIIT एंड 40 GFTI पार्टिसिपेट करते हैं। इस काउंसलिंग की ऑफिशियल वेबसाइट josa.nic.in है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब भाई जोसा का एडमिशन प्रोसीजर क्या होता है तो इसको मैंने फ्लो चार्ट के माध्यम से एकदम इजी लैंग्वेज में समझा रखा है। देखो, सबसे पहले जेईई मेन का एग्जाम हुआ 2025 के लिए, इसके बाद उस एग्जाम का रिजल्ट आया। जो बच्चे जेईई मेन एग्जाम क्वालिफाइड हैं वो जेईई एडवांस के लिए अप्लाई करेंगे। जेईई एडवांस का एग्जाम होगा, फिर जेईई एडवांस का रिजल्ट आएगा और जेईई एडवांस के रिजल्ट के बाद जोसा काउंसलिंग 2025 का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा। अब बच्चों का एक कॉमन डाउट होता है कि जोसा काउंसलिंग कब स्टार्ट होगी, तो जब जेईई एडवांस का रिजल्ट आ जाएगा उसके नेक्स्ट डे से ही जोसा काउंसलिंग प्रोसीजर स्टार्ट होता है। जब तक जेईई एडवांस का रिजल्ट नहीं आएगा तब तक काउंसलिंग स्टार्ट नहीं होती, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो जब जोसा का रजिस्ट्रेशन करेंगे तो उसके कुछ 3-4 स्टेप होते हैं, आगे मैं एक्सप्लेन करूंगा वीडियो में। बहुत बेसिक स्टेप होते हैं, 1 भी रुपए का रजिस्ट्रेशन फीस नहीं लगता। मतलब इतना बेसिक होता है कि 10th क्लास का बच्चा भी रजिस्ट्रेशन इजीली कर पाएगा। जब रजिस्ट्रेशन हो जाएगा उसके बाद चॉइस फिलिंग करनी होगी, यह एक इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। चॉइस फिलिंग करने के बाद मॉक सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट आता है। 2 राउंड में मॉक सीट अलॉटमेंट होता है। अब ये क्या होता है, तो जैसे आप जेईई मेन का पेपर देने जाते हो तो उसके पहले मॉक टेस्ट देते हो ना कि मेरी प्रिपरेशन का लेवल क्या है, मुझे कितने मार्क्स आ रहे हैं, मेरे को कहाँ इंप्रूव करना चाहिए। तो वैसे ही जो आपने चॉइस फिलिंग की है उस चॉइस फिलिंग के हिसाब से आपको एक रफ आइडिया देगा कि आपको कौन सी सीट मिल पाएगी। यही है मॉक सीट अलॉटमेंट। ये एक्चुअल नहीं होता है, सिर्फ आपको बताता है कि जो चॉइस फिलिंग आपने की है उसमें आपको क्या कॉलेज मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। जब मॉक सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट आ जाएगा मैं देख लूंगा कि कुछ मिल रहा
रहा है नहीं मिल रहा, जब मैं सेटिस्फाइड हो जाऊंगा तो फिर मैं अपनी चॉइस फिलिंग को लॉक कर सकता हूं, क्योंकि लॉक चॉइस करने के बाद उसमें मॉडिफिकेशन पॉसिबल नहीं, इसीलिए पहले मॉक का रिजल्ट आ जाता है जिससे आइडिया मिल जाए। जब चॉइस फिलिंग आपकी लॉक हो जाएगी उसके बाद जो राउंड 1 से राउंड 5 की काउंसलिंग है, जो मेन काउंसलिंग है, वो स्टार्ट होती है। तो जब राउंड 1 के सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट आएगा तो उसमें अगर आपको कोई सीट नहीं मिली मान लो, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको नेक्स्ट राउंड की काउंसलिंग का वेट करना है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं। अगर राउंड 1 में सीट नहीं मिली, अगर मान लो कि राउंड 1 में सीट मिल गई, फॉर एग्जांपल मुझे एनआईटी भोपाल में इलेक्ट्रिकल मिल गया, चॉइस नंबर 14 राउंड 1 में एनआईटी भोपाल के अंदर इलेक्ट्रिकल, तो फिर मुझे क्या करना है? तो फिर मुझे सबसे पहले जो सीट अलॉटमेंट का लेटर है वो डाउनलोड करना है। इसके बाद ऑनलाइन रिपोर्टिंग करनी है, जिसमें मुझे सबसे पहले बिलिंगनेस सबमिट करनी होगी, जो कि फ्रीज, फ्लोट या स्लाइड में होगा। आगे मैं बताऊंगा कि ये ऑप्शन क्या होते हैं। बिलिंगनेस सबमिट करने के बाद डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिर सीट एक्सेप्टेंस फीस जमा करनी पड़ेगी, जो कि आगे मैं बताऊंगा कि किस कैटेगरी के लिए कितनी होती। सीट एक्सेप्टेंस फीस जमा कर देंगे, डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देंगे, तो आपके डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे। फिर आपको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे मैसेज आ जाएगा वेरिफिकेशन स्टेटस क्या है। अगर डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो गए हैं तो फिर आप यहां पे डाउनलोड कर सकते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लेटर। एंड ये जब लेटर डाउनलोड कर लेंगे तो कांग्रेचुलेशंस, आपकी जो सीट है वो कंफर्म हो चुकी है। तो ये स्टेप है जोसा काउंसलिंग प्रोसीजर एडमिशन के लिए। अब आगे हम इन स्टेप को डिटेल में एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि जोसा काउंसलिंग में कौन से बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि जो स्टूडेंट जेईई मेन 2025 में रजिस्ट्रेशन किया है, जेईई मेन 2025 का एग्जाम दिया है, एग्जाम में बैठा है, वो स्टूडेंट एनआईटी, ट्रिपल आईटी और जीएफटीआई के लिए काउंसलिंग में अप्लाई कर सकता है। ये मैटर नहीं करता कि उसके कितनी रैंक आई है, उसकी रैंक 13 लाख है कि उसकी रैंक 1 है, बिल्कुल भी मैटर नहीं करता। आप अप्लाई तो कर ही सकते हो, कॉलेज मिले या ना मिले वो रैंक पे डिपेंड करता है। दूसरा, बच्चों को ये डाउट होता है कि मेरा जो 75% है वो नहीं आ रहा या 65% नहीं आ रहा, तो क्या मैं जोसा में अप्लाई कर सकता हूं या नहीं कर सकता? तो भले आपका 75% ना हो, 65% ना हो, आप अप्लाई तो कर ही सकते हो। लेकिन अप्लाई करने के बाद मान लो सीट मिल जाती है, तो सीट मिलने के बाद वो सीट आपकी कैंसिल हो जाएगी जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा ऑनलाइन रिपोर्टिंग के टाइम पे। लेकिन अप्लाई कर सकते हो, अप्लाई करने में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जो बच्चे जेईई एडवांस क्वालिफाइड नहीं है तो वो आईआईटी के लिए काउंसलिंग में नहीं अप्लाई कर सकते, चॉइस फिलिंग नहीं कर सकते हैं। तो आई होप अब आपको समझ में आया होगा कि कौन से बच्चे जोसा काउंसलिंग में अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जो क्राइटेरिया है क्लास 12th का, वो जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए 75% या उससे अधिक होना चाहिए। एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी अगर हैं तो 65% या उससे अधिक होना चाहिए। अगर इतना परसेंट नहीं है आपका तो आप जिस भी बोर्ड से क्लास 12th दिए हो, अगर उसमें टॉप 20 परसेंटाइल में आप आते हो तो आप अप्लाई कर सकते हो, आपका डॉक्यूमेंट भी वेरीफाई हो जाएगा, सीट कंफर्म हो जाएगी। अब टॉप 20 परसेंटाइल का मार्क्स हर एक बोर्ड का अलग अलग होता है, वो लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां से आप देख सकते हो कि आपके बोर्ड का टॉप 20 परसेंटाइल कितना जाता है। अब बात करते हैं कि जोसा काउंसलिंग की डेट क्या है, कब काउंसलिंग स्टार्ट होगी। तो जेईई एडवांस का जो रिजल्ट आना है वो 2 जून को आना है, और जोसा काउंसलिंग जो है वो 3 जून को आपको सुबह 10 बजे से या शाम 5 बजे से स्टार्ट हो जाएगी। इस बात का ध्यान रखिएगा, एकदम कंफर्म है ये। अब बात करते हैं कि प्रोसीजर क्या है। तो जब काउंसलिंग स्टार्ट होगी आपको जोसा की वेबसाइट पे जाना होगा, तो कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। स्टेप 1 में अपना एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड डालोगे, सिक्योरिटी पिन डाल के लॉगिन करोगे। तो स्टेप 2 में यहाँ पे एक ओटीपी जाएगा जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी होगा। वो ओटीपी जब आप इंटर करोगे तो आप स्टेप 3 में आओगे, जिसमें टर्म्स एंड कंडीशन आएंगी, उसमें आई एग्री पे क्लिक करना है। इसके बाद स्टेप 4 आएगा जिसमें आप जेंडर, नेशनैलिटी एंड स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी ये आप चेंज कर सकते हो। तो यहां से आप अगर चेंज करना चाहो तो कर सकते हो। और जब आप इतना डिटेल सबमिट करोगे तो आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कांग्रेचुलेशंस हो चुका है जोसा 2025 के लिए। यहां पे किसी भी तरह का रजिस्ट्रेशन या चॉइस फिलिंग का फीस नहीं लगता, यानी फ्री ऑफ कॉस्ट होता है जोसा काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग। जब आप रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लोगे, सक्सेसफुल हो जाएगा, तो इसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जिसमें आपको चॉइस फिलिंग करने के लिए बोला जाएगा। तो इस इंटरफेस में आप
आपको सिंपल चॉइस फिलिंग करनी है। एक साइड में आपको अवेलेबल चॉइसेस शो करेगा, जो राइट साइड है उसमें फील्ड चॉइसेस शो करेगा, ऐड का बटन आएगा, तो यहां से आप कोई भी ऑप्शन चाहो तो उसे ऐड कर सकते हो। यानी ये समझ के चलो कि जो चॉइस फिलिंग की जाती है उसमें आपको टॉप टू बॉटम फिलअप करना है, यानी जो कॉलेज अच्छे हैं उन्हें आपको ऊपर डालना है। इसके बाद वैसे ही आप टॉप टू बॉटम अप्रोच फॉलो करते जाएंगे। कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा चॉइस फिलिंग का जो कि बेसिक होता है। अब चॉइस फिलिंग जब आप लोग कर लोगे तो चॉइस फिलिंग करने के बाद आपको मॉक सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट आएगा जो कि राउंड 1 एंड राउंड 2 में होगा, और इसके बाद राउंड 1 से राउंड 5 तक जो काउंसलिंग है वो स्टार्ट होती है। तो मॉक सीट अलॉटमेंट का जब रिजल्ट आ जाएगा इसके बाद फिर स्टार्ट होगा राउंड 1 की काउंसलिंग जो एक्चुअल सीट अलॉटमेंट है। सो जब उसमें कोई सीट अगर मिलती है तो आपको ऑनलाइन रिपोर्टिंग प्रोसीजर कंप्लीट करना है। अगर कोई सीट नहीं मिलती तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। मान लो कि राउंड 1 का रिजल्ट आया, जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि मुझे एनआईटी भोपाल में जो इलेक्ट्रिकल ब्रांच है जो कि नंबर 14 पे मैंने भरी थी वो मुझे राउंड 1 में मिल गई। तो अब मुझे क्या करना है, तो अब मुझे सबसे पहले सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट डाउनलोड करना है। इसके बाद फिर विलिंगनेस सबमिट करनी है, फ्रीज फ्लोट एंड स्लाइड। अब फ्रीज फ्लोट एंड स्लाइड क्या होती है, तो फ्रीज का मतलब यह है कि जो मुझे सीट राउंड 1 में मिली है उस सीट को मैं एक्सेप्ट करता हूं एंड मैं सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता। मतलब मुझे एनआईटी भोपाल इलेक्ट्रिकल में ही एडमिशन चाहिए, तो यह मतलब है फ्रीज का। तो फ्रीज ऑप्शन तभी सेलेक्ट करना जब एकदम 100% सीट से सेटिस्फाइड हो। इसके बाद सेकंड ऑप्शन होता है फ्लोट। फ्लोट का मतलब यह होता है कि जो राउंड 1 में सीट मुझे मिली है वो तो मैं एक्सेप्ट ही करता हूं, लेकिन सेकंड राउंड में भी मैं पार्टिसिपेट करना चाहता हूं, और सेकंड राउंड में, थर्ड राउंड में, फोर्थ राउंड में अगर इससे ऊपर की कोई सीट मुझे मिल जाती है तो फिर मैं उस सीट को लेना चाहूंगा। मतलब इलेक्ट्रिकल तो मिला हुआ है, इसके ऊपर मान लो मैंने एनआईटी भोपाल का सीएस भरा है, एनआईटी इलाहाबाद का सीएस भरा है, मान लो कि नंबर 9 पे भरा है, 10 पे एनआईटी भोपाल का सीएस भरा है, तो मान लो कि राउंड 3 में मुझे एनआईटी भोपाल का सीएस मिल गया, नंबर 10 चॉइस मिल गई, तो मैं राउंड 3 में जो सीट मिली है उसे लेना चाहूंगा। ये मतलब है फ्लोट का। मतलब जो सीट मिली उसे एक्सेप्ट करता हूं, नेक्स्ट राउंड में अगर इससे बेटर कुछ मिल जाता है तो उसको मैं एक्सेप्ट करूंगा। फिर इसके बाद एक ऑप्शन होता है स्लाइड। स्लाइड का मतलब यह होता है कि जो सीट मुझे मिली है एनआईटी भोपाल इलेक्ट्रिकल वो तो मैं एक्सेप्ट करता हूं, लेकिन मान लो कि एनआईटी भोपाल में ही मैंने ऊपर ईसी भी चॉइस फिलिंग में भरा है, सीएस भी भरा है एनआईटी भोपाल का, तो मैं स्लाइड अगर करता हूं तो उसी सेम कॉलेज में अगर कोई सीट वैकेंट रहती है नेक्स्ट राउंड में तो वो अगर मुझे मिल जाती है तो वो मैं एक्सेप्ट कर लूंगा। इसका मतलब है स्लाइड, मतलब सेम कॉलेज में ही जो ब्रांच है वो अपग्रेड होगी, दूसरे कॉलेज की चॉइस फिलिंग नहीं देखी जाए। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो जब मैं बिलिंगनेस सबमिट कर लूंगा, मान लो कि मैंने अपने केस में फ्लोट सबमिट किया है, ठीक है ना, सबसे सेफ बिलिंगनेस होती है ये फ्लोट। फिर इसके बाद फिर मुझे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे। सो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड होंगे उसकी बात करते हैं। तो यहां पे इसका ध्यान रखना कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे वो सारे के सारे पीडीएफ फॉर्मेट में होंगे। मिनिमम साइज इनका 50 KB और मैक्सिमम साइज 500 KB के अंदर होना चाहिए। मैं रिकमेंड करूंगा कि 400 से 450 KB के बीच का डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे तो वो एकदम क्लियर होता है और एक बार में वेरीफाई हो जाता है। सो इसमें आपको पहले तो क्लास 10 का मार्कशीट या डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट सबमिट करना होगा, क्लास 12 का मार्कशीट लगेगा, स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी जिसमें क्लास 12 का मार्कशीट ही लगेगा, इसके बाद मेडिकल सर्टिफिकेट लगेगा। फॉर्मेट आपको जोसा की वेबसाइट पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके बाद कैटेगरी अगर कोई लग रही है तो कैटेगरी सर्टिफिकेट लगेगा, और इसके बाद बैंक अकाउंट का पासबुक लगेगा, फ्रंट पेज का फोटो। अब यहां पे आप अपना या अपने पेरेंट्स का ही अकाउंट का पासबुक दीजिएगा, क्योंकि अगर कोई विड्रॉ वगैरह का केस होता है, रिफंड का केस होता है, तो इसी बैंक अकाउंट में आपका अमाउंट रिफंड होता है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट जो हैं ये आपको अपलोड करने पड़ेंगे। सो सारे डॉक्यूमेंट जब मैं अपलोड कर दूंगा इसके बाद फिर मेरे पास ऑप्शन आएगा सीट एक्सेप्टेंस फी पेमेंट करने का। अब सीट एक्सेप्टेंस फी क्या होता है कि बच्चे नहीं पे करते हैं, वो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके छोड़ देते हैं। बहुत से बच्चे ये मिस्टेक करते हैं, इसी के कारण राउंड 1 के बाद राउंड 2 में जो कट ऑफ है वो लो हो जाती है, क्योंकि बच्चे सीट एक्सेप्टेंस फीस नहीं पे करते तो उनकी सीट कैंसिल हो जाती है और वो काउंसलिंग से बाहर हो जाते हैं। तो राउंड 2 में जो बच्चे
जिनकी कम रैंक होती है उनको सीट अलॉट हो जाती है। सो ये सीट एक्सेप्टेंस फीस बहुत से बच्चे पे नहीं करते, बड़ी मिस्टेक करते हैं। इसका ध्यान रखना कि ये पे करना कंपलसरी है। अगर आप सीट एक्सेप्टेंस फीस पे नहीं करोगे तो आपकी सीट कैंसिल हो जाएगी और आप काउंसलिंग से बाहर कर दिए जाओगे। तो यहां पे जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वाले बच्चों के लिए 35,000 रुपीज है, एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी वाले बच्चों के लिए 17,500 रुपीज है। ये जो सीट एक्सेप्टेंस फीस है इसमें 5,000 रुपए जोसा का प्रोसेसिंग फीस है जो कि कट जाता है। बाकी का जो अमाउंट है वो आपके कॉलेज की फीस में एडजस्ट हो जाएगा। तो जब सीट एक्सेप्टेंस फीस जमा कर दोगे तो इसके बाद आपके डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे। वेरिफिकेशन ऑफिसर उन्हें वेरीफाई करेगा। अगर कोई मिस्टेक होगी तो मैसेज आएगा। अगर मिस्टेक नहीं है, एक बार में वेरीफाई हो गए डॉक्यूमेंट, तो आप पोर्टल पे लॉगिन करके अपना जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लेटर है वो डाउनलोड कर सकते हो। और इसके बाद मैं काउंसलिंग किया जोसा की राउंड 1 से लेकर राउंड 5 तक, लास्ट राउंड तक मान लो मैंने काउंसलिंग की। 2024 में 5 ही राउंड हुए थे, 23 में 6 राउंड हुए थे। तो मान लो कि मैंने राउंड 5 यानी लास्ट राउंड तक काउंसलिंग की, तो मुझे लास्ट में एनआईटी भोपाल ही मिला मान लो, और एनआईटी भोपाल के अंदर मुझे मान लो कि सीएस ब्रांच मिल गई लास्ट राउंड में। तो अब इस ब्रांच को मुझे बनाना है यानी एक्सेप्ट करना है, इस सीट में मुझे एडमिशन लेना है। तो इसके लिए आपको पार्शियल एडमिशन फीस जमा करनी पड़ेगी। जो बच्चे पार्शियल एडमिशन फीस नहीं जमा करेंगे उनकी जो सीट है जोसा वाली वो ऑटोमेटिक कैंसिल मान ली जाएगी। इसका ध्यान रखना, यानी सीट एक्सेप्टेंस फीस भी जमा करना पड़ेगा और पार्शियल एडमिशन फीस भी जमा करनी पड़ेगी। जब दोनों जमा करोगे तभी आपकी जो सीट है वो कंफर्म मानी जाती है। इसका ध्यान रखिएगा। पार्शियल एडमिशन फीस लास्ट राउंड के बाद जमा करनी होगी और सिर्फ एनआईटी प्लस सिस्टम वाले बच्चों को जमा करनी पड़ेगी। जो आईआईटी वाले बच्चे हैं जिन्हें आईआईटी मिला है उन्हें पार्शियल एडमिशन फीस जमा करने की जरूरत नहीं होती है। तो यहां पे कितनी होती है? तो जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी के लिए 45,000, एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी के लिए 20,000 होती है। मतलब आपको पहले 35,000 जमा करने हैं, फिर 45,000 जमा करने हैं, यानी टोटल आपको 80,000 रुपीज जमा करने पड़ेंगे, जिसमें 5,000 रुपए जोसा का प्रोसेसिंग फीस कट जाएगा। बाकी के जो 75,000 रुपीज है ये आपकी कॉलेज की जो फीस होगी उसमें एडजस्ट हो जाएगा। कहीं पैसा जा नहीं रहा, इसका ध्यान रखना, टेंशन बिल्कुल मत लेना, ठीक है। अब पार्शियल एडमिशन फीस जमा कर दिए तो आपकी सीट कंफर्म हो गई है और आप जब जोसा काउंसलिंग खत्म हो जाएगी, सीसेप काउंसलिंग खत्म हो जाएगी, कॉलेज में इंस्टीट्यूट रिपोर्टिंग करनी होगी। तो इंस्टीट्यूट रिपोर्टिंग फिजिकल रिपोर्टिंग होती है जिसमें आपको बच्चे को खुद जाना पड़ता है कॉलेज। तो फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम पे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने पड़ेंगे? तो यहां पे आपको क्लास 10th की मार्कशीट एंड क्लास 12th की मार्कशीट लेके जानी पड़ेगी। स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी यानी 12th की मार्कशीट ही लगेगी। मेडिकल सर्टिफिकेट जो फॉर्मेट आपको जोसा के पोर्टल पे मिल जाएगा। कैटेगरी अगर कोई लग रही है तो कैटेगरी सर्टिफिकेट लेके जाना पड़ेगा। बैंक अकाउंट पासबुक स्टूडेंट का होना चाहिए। इसके बाद ट्रांसफर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन एंड इनकम सर्टिफिकेट पेरेंट्स का लगने वाला है। ट्रांसफर और माइग्रेशन सर्टिफिकेट कैंडिडेट का होना चाहिए। पासपोर्ट साइज फोटो आपको 6 कॉपी लेके जानी पड़ेंगी जो कि रिसेंट क्लिक होनी चाहिए। आधार कार्ड या फिर वोटर आईडी स्टूडेंट का होना चाहिए। इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लेटर होना चाहिए। जो सीट एक्सेप्टेंस लेटर है वो आपको जोसा के पोर्टल पे जो मिला हुआ है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद उसे आपको ले जाना है। इसके बाद आपको लॉक चॉइस का प्रिंट आउट लेके जाना है। जेई मेन और जेई एडवांस जिसके भी बेस पे एडमिशन हुआ है उसका रिजल्ट लेके जाना है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपने साथ कैरी करने पड़ेंगे। ओरिजिनल प्लस 3 फोटोकॉपी आप सभी डॉक्यूमेंट्स की करवा लीजिएगा, इसका ध्यान रखिएगा। अब जोसा के बाद जो सीट वैकेंट बच जाती है एनआईटी प्लस सिस्टम में, तो उन सीट्स को फुलफिल करने के लिए एक और काउंसलिंग स्पेशल राउंड की कंडक्ट होती है जिसको सीएसए भी बोलते हैं, सेंट्रल सीट एलोकेशन बोर्ड। स्पेशल राउंड काउंसलिंग होती है ये, जिसमें आईआईटी पार्टिसिपेट नहीं करते। आईआईटी वाले बच्चों के लिए राउंड 5 यानी लास्ट राउंड ही जोसा का लास्ट है। उसके बाद उसमें सीट खाली भी जाएंगे तो उसमें कुछ नहीं होने वाला। लेकिन एनआईटी प्लस सिस्टम के लिए सीएसए भी काउंसलिंग कंडक्ट होती है। तो इस काउंसलिंग में आप जोसा की सीट को सिक्योर करके और अपग्रेड करने के लिए, मतलब मान लो कि उसका नेक्स्ट स्टेप ही है जोसा का, तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। एंड स्पेशल राउंड काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन होगा, चॉइस फिलिंग होगी और जो सीट उसमें आपको मिलेगी जब काउंसलिंग खत्म हो जाएगी तो फिर आपको कॉलेज में रिपोर्टिंग करनी है। फिजिकल रिपोर्टिंग लास्ट वाली होती है और वहां पे जाके आपका एडमिशन फाइनल होगा। तो ये स्पेशल राउंड काउंसलिंग ऐसी होती है जिसमें कट ऑफ काफी लो जाता है और बहुत अच्छी सीट बहुत कम रैंक पे मिल जाती है। तो इसको बिल्कुल बच्चे मिस मत करिएगा। सीएसएबी की काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है।
एंड जोसा का जो लास्ट राउंड होता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसमें भी कट ऑफ लो रहती है। तो ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन है जोसा काउंसलिंग प्रोसीजर 2025 के बारे में। मैंने एक एक पॉइंट डिटेल में कवर किया है। तो अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगती है तो अपने मिनिमम 10 दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करिए, वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा। इससे बेहतर वीडियोस बनाने का जो मोटिवेशन है वो हमको मिलता है, तो जरूर वीडियो को लाइक करिएगा। जो बच्चे चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल जरूर ऑन कर दीजिए, क्योंकि जोसा, सीसैट, एमपीडीटी, जैक दिल्ली, यूपी टेक काउंसलिंग के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको इस चैनल पे मिलेंगी। सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल जरूर ऑन कर दीजिएगा। अभी भी अगर कोई डाउट है, कोई क्वेरी है जोसा काउंसलिंग के बारे में, तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा, आपके सवालों का जवाब दिया जाएगा। मिलता हूं दूसरे वीडियो पर दूसरी अपडेट के साथ, तब तक के लिए मैं चलता हूं, दीजिए इजाजत मुझे। जय हिंद।